गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोमचंद से त्रिलोकचंद तक चंद्रवंशी राजाओं का विवरण। इससे पहले हमने सोमचंद मतलब जो चंद राजा थे उनके बारे में हमने क्या जाना था, उनके कौन संस्थापक कौन है और उनका जो मूल निवास स्थान था वो कहाँ का था। ठीक है, झूसी जो है मूल निवास स्थान माना गया था ना चंद राजाओं का, कि सोमचंद जो है झूसी से आया हुआ था। ये झूसी कहाँ पड़ता है, ये इलाहाबाद के पास में पड़ता है। तो ये झूसी नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने चंद राजाओं का मूल निवास स्थान पढ़ लिया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, सोमचंद से त्रिलोकचंद तक चंद्रवंशी राजाओं का विवरण देखते हैं। ठीक है, चंद्रवंश में कहाँ से संस्थापक जो सोमचंद हैं वहाँ से त्रिलोकचंद तक का हम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और बीच में हम देखते रहेंगे कौन कौन चंद्रवंशी राजा जो है बहुत प्रसिद्ध हुए और क्यों वो प्रसिद्ध हुए, और इस चंद्रवंशी में हमें कौन कौन से राजाओं के नाम देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, किस किस का शासन चंद्रवंश में हुआ, राजधानी कहाँ कहाँ इनकी रही, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे स्टार्टिंग से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर क्लासेस अवेलेबल हो सकें। ठीक है, तो अब हम आज देखते हैं कि ये चंद्रवंश की स्थापना हुई कैसे। ठीक है, तो जब चंद्रवंश की स्थापना हुई तो कत्यूरी राज्य के अवसान पर हुई। ठीक है, यानी कि चंद्रवंश से पहले किसका शासन था, कत्यूरियों का शासन था। तो जब कत्यूरियों का अवसान हुआ, उनका पतन हुआ, उसके बाद ही चंद्रवंश यहाँ पे आए। ठीक है, तो जो चंद्रवंश का संस्थापक था सोमचंद था, हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था। तो जो सोमचंद था वो शिव जी का उपासक हुआ करता था। ठीक है, वो कौन था, शिव जी का उपासक था, शिव जी की वो पूजा करता था। चंपावती देवी के नाम पर बसे चंपावत को राजधानी बनाई उसने। ठीक है, किसने, सोमचंद ने जो चंपावत है उसको अपनी राजधानी बनाई और धीरे धीरे अपने राज्य का उसने विस्तार किया। तो उस समय उसने काली कुमाऊँ चंपावत क्षेत्र में ही था। तो काली कुमाऊँ में उसने अनेक खस, नाग, द्रविड़, मेध, चंडाल और आदि ठकुरातियों का राज्य था। तो ये जो समूचे राजा थे ये दो धड़ में उस समय पे विभक्त थे। ठीक है, जितने भी ये खस, नाग, द्रविड़, मेध, चांडाल, ठकुरातियाँ जितने भी ये राजा हुआ करते थे, ये जो है दो धड़ों में वहाँ पे विभक्त थे। तो जिसके मुख्य जो थे, ठीक है, इन दो धड़ों में जो इनके मुखिया थे इन दो धड़ों के, वो थे फर्तियाल और मेहरा। ठीक है, कौन थे, फर्तियाल और मेहरा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये सोमचंद के समय पे समूचा काली कुमाऊँ दो धड़ों में विभक्त था, दो धड़ों में चंपावत वाला एरिया विभक्त था, जिसके मुखिया मेहरा और फर्तियाल हुआ करते थे। फिर है कोली ढेक में कोली राज्य करते थे। तो अब एक कोली ढेक जगह थी जहाँ पे कोली लोग राज्य करते थे। ठीक है, कोली लोग राज्य करते थे। सोमचंद ने सर्वप्रथम 4 किलेदार नियुक्त किए। प्रश्न आता है कि किस चंद्रवंशी राजा ने जो है सर्वप्रथम किलेदार नियुक्त किए, तो इसमें आपको आंसर में लिखना होगा सोमचंद ने। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए कि सर्वप्रथम किस चंद्रवंशीय राजा ने या चंद्रवंशीय शासक ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, तो सोमचंद ने किए थे। वो 4 किलेदार कौन हुआ करते थे आपके, कार्की, बोरा, तरागी और चौधरी। ठीक है, तो सोमचंद, यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए कि सोमचंद द्वारा नियुक्त किए गए 4 किलेदार कौन थे, तो आंसर होगा कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी हुआ करते थे। तो ये जो कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी थे ये नेपाल के निवासी थे जो कि किलों में रहते थे। ठीक है, और जिन किलों में ये रहते थे, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी जिन किलों में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, 4 आल कहा जाता था, क्योंकि ये 4 लोग थे, कार्की, बोरा, तरागी और चौधरी। तो जिन किलों में ये रहा करते थे, मतलब जिन किलों का इनको किलेदार बनाया गया था उनको क्या कहा जाता था, 4 आल कहा जाता था। ठीक है, तो 4 आल उस समय पे कहा जाता था, जिसे धीरे धीरे संक्षेप में अब इस समय पे 4 आल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 4 आल कहा जाता है। फिर है कि सोम वंश ने सर्वप्रथम दोन कोट के रावत राजा को परास्त किया था। ठीक है, सोमचंद ने सबसे पहले किसको परास्त किया था, दोनकोट के रावत राजा को। किसको किया था, रावत राजा को, जो कि कहाँ का था, दोनकोट का था। मेहरा फर्तियालों को उसने मंत्री और सेनापति बनाया। किसने, सोमचंद ने। ठीक है, सोमचंद ने मेहरा और फर्तियाल लोगों को सेनापति बनाया। मेहरा लोग कटोलगढ़ और फर्तियाल डुंगरी में रहते थे। ठीक है,
तो अगर क्वेश्चन आता है कि मेहरा लोग कहाँ रहते थे, तो मेहरा लोग जो है वो कटोलगढ़ में रहते थे, और फरत्याल लोग कहाँ रहते थे, डुंगरी में रहते थे, डुंगरी में। तो डुंगरी भी सुई के किले के पास ही था। राज्य की सारी रणनीति इन्हीं दो धड़ों के हाथ में थी। किन दो धड़ों के हाथ में थी सारी राजनीति राज्य की? मेहरा और फरत्याल लोगों के हाथ में थी। उसने जो है जन सामान्य की श्रद्धा और राज्यभक्ति अर्जित करने के लिए उन्हें भी सम्मानित किया। ठीक है, किसने? सोमचंद ने। सोमचंद ने, होता है ना कि अपने प्रजा से पूरा विश्वास जीतने के लिए राजा को बहुत कुछ करना पड़ता है, तो उन्होंने उसकी श्रद्धा, लोगों की श्रद्धा और राजभक्ति पाने के लिए जो है, जो ये दो धड़ थे मेहरा और फरत्याल, उनको भी जो है सम्मानित किया। कुछ योग्य और विद्वान ब्राह्मणों के अलावा राजकोली, ठीक है, कुछ विद्वान और ब्राह्मणों के अलावा राजकोली, बखरिया, विश्वकर्मा, तमोटा, तमटई वे, बाजदार, बजनिया, राजबुंगा जो है इनके आसपास बसाए गए। राजबुंगा के, ये इन लोगों को जो है राजबुंगा के आसपास बसाया गया ताकि उसकी सहायता से अच्छा राजकाज चल सके, इन सब की सहायता से। ग्रामों में बूढ़ों व सयानों की नियुक्ति की गई। जो ग्राम थे, गाँव में बूढ़ों और सयानों की नियुक्ति की गई। ये ही अपने गाँव में पुलिस का कार्य करते थे और लगान वसूल कर राजा तक पहुँचाया करते थे। ठीक है, कौन? बूढ़े और सयाने। ठीक है, तो सोमचंद जो है एक छोटा सा मांगलिक राजा था, जो कि क्या करता था, डोटी के राजा को कर दिया करता था। डोटी का राजा कौन होता था उस समय पे? जो नेपाल में उस समय पे शासन करता था, वो डोटी राजा कहलाता था, और वहाँ के राजा को जो है सोमचंद कर दिया करता था। तो इसका मतलब सोमचंद को भी अगले किसी, अपने ऊपर किसी को कर देना पड़ रहा है। इसका मतलब जो सोमचंद है वो छोटा सा एक मांगलिक राजा हुआ करता था उस समय पे। ठीक है, तो जो डोटी के जो ये राजा थे, ये कैसे थे? मल्लवंशी हुआ करते थे। डोटी के जो राजा थे वो कौन हुआ करते थे? ये मल्लवंशी हुआ करते थे, और रैका राजा या राई राजा कहलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि डोटी के जो राजा थे वो क्या कहलाते थे? तो रैका या राई कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रैका या राई कहलाते थे। इम्पॉर्टेंट है कि डोटी के राजा क्या कहलाते थे? तो रैका या राई कहलाते थे। सोमचंद के समय संभवतः अन्य मल्ल अथवा जयदेव मल्ल डोटी का राजा हुआ करता था। अब यहाँ पे ये बात कही गई है कि सोमचंद के समय पे जो डोटी राजा था वो कौन हुआ करता था? तो वो जयदेव मल्ल था वहाँ पे उस समय पे, सोमचंद के टाइम पे। ठीक है, कौन था? जयदेव मल्ल। इस मल्ल वंश के प्रारंभिक राजा वामदेव ने अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर अपनी राजधानी का नाम चंपा रखा था। ठीक है, तो ये जो मल्ल वंश का प्रारंभिक राजा था वामदेव, उसने अपनी इष्ट देवी, उसकी जो वामदेव की इष्ट देवी थी वो चंपावती देवी थी, तो इसलिए उसने उस एरिया का नाम चंपावत रखा। किसने? वामदेव ने। वामदेव कौन था? ये डोटी राजा था उस समय पे। तो चंपावत नाम भी जो है इसी का अन्य रूप है। चंपावती नदी जो है वो चंपावत के पास ही बहती है। उसने ध्यानीरौ, चौमोसी, सालम और रंगोड़ पट्टियों को अपने राज्य में मिलाकर राज्य का विस्तार किया। किसने? सोमचंद ने। ठीक है, ध्यानीरौ, चौमोसी, सालम, रंगोड़ पट्टियों को अपने राज्य में मिलाकर राज्य का विस्तार किया। वह बड़ा धर्मात्मा, संयमी और नीति कुशल पुरुष था। डॉक्टर के.पी. नौटियाल के अनुसार उसने संभवतः जागेश्वर में भी जो है मंदिर बनवाए थे। उसने लगभग 1045 से 46 ईस्वी तक जो है राज्य किया था। ठीक है, अब यहाँ पे सोमचंद के बाद कौन आता है? अब आपको यहाँ पे क्या करना है? सोमचंद, अब जैसे मैं यहाँ पे चंद्रवंश हम पढ़ रहे हैं, तो आपको एक पेज लेना है, एक नोटबुक का एक पेज स्पेशली फॉर शासकों के लिए लेना है। ठीक है, वहाँ पे चंद्रवंशी राजाओं के सिर्फ नाम होंगे, किसके बाद कौन राजा आया। ठीक है, जो स्किप हुए होंगे वो बुक में भी स्किप हुए होंगे, बाकी जो है लाइन से हम लिखते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखना है? चंद्रवंश के शासकों के नाम लिखने हैं टॉप पेज में। उसके बाद आपने अपनी नोटबुक में क्या लिखना है? नीचे आपने लिखना है सोमचंद, फर्स्ट नंबर डालना है और लिखना है सोमचंद, और सोमचंद के ब्रैकेट में क्या लिख देना है? चंद्रवंश का संस्थापक। ठीक है, तो सोमचंद कौन था? चंद्रवंश का संस्थापक था, ये आपको पता चल जाएगा शॉर्ट में, और सोमचंद पहले नंबर पे लिखिएगा। ठीक है, तो चंद्रवंश का जो पहला चंद्र शासक था वो कौन था? सोमचंद था। अब उसके बाद एरो बनाइए, सोमचंद के नीचे को एरो बनाइए, और एरो के बाद क्या लिखिए? आत्मचंद। ठीक है, क्योंकि सोमचंद के बाद कौन बैठा गद्दी पे? आत्मचंद बैठा, जो कि सोमचंद की कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र था। ठीक है, कत्यूरी रानी कौन थी? ब्रह्मदेव की पुत्री थी। तो उससे उत्पन्न जो पुत्र था वो आत्मचंद था, जो गद्दी पर बैठा। आत्मचंद ने लगभग 20 वर्षों तक
राज्य किया उसने चंद राज को, जैसे सोमचंद के टाइम पे चंद राज हुआ करता था, उसने वैसा ही जो है अपना राज्य को बनाए रखा सोमचंद के समय की तरह। किसने? आत्मचंद ने। ठीक है, तो सोमचंद के बाद कौन आया था? आत्मचंद आया था। फिर आत्मचंद के बाद जो है कौन बैठा? आत्मचंद के बाद एरो बना के लिखिएगा पूर्णचंद। ठीक है, तो आत्मचंद के बाद गद्दी पर कौन बैठा? पूर्णचंद। उसने 1086 ईस्वी से लेकर 1066 ईस्वी से लेकर 1084 ईस्वी तक राज्य किया। किसने? पूर्णचंद ने। ठीक है, तो पूर्णचंद एरो बना के जो यहाँ पे हम जिस शासक के बारे में जो चीज़ देखेंगे आप उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे आपने लिखा पूर्णचंद। ठीक है, पूर्णचंद, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? पूर्णचंद के बारे में इसने कितने वर्षों तक शासन किया, आप वो लिख दोगे। ठीक है, आप कितने वर्षों तक शासन किया, या आप उसका डेट लिख दोगे कि इतने से इतने तक, है ना, ये चीज़ आप ब्रैकेट में लिख दोगे। फिर नीचे एरो बनाओगे और उसके नीचे क्या लिखोगे आप? एरो बना के पूर्णचंद। क्या लिखोगे? पूर्णचंद। क्योंकि जो देखो सोमचंद था, सोमचंद के बाद कौन बैठा? आत्मचंद बैठा। आत्मचंद के बाद कौन बैठा? आत्मचंद के बाद जो है पूर्णचंद बैठा, और पूर्णचंद के बाद उसका पुत्र कौन बैठा? इंद्रचंद। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी चंद्रवंश के नाम आएंगे सारे इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइएगा। एटलीस्ट सब को याद नहीं भी होगा, आप रिवीजन भी करेंगे, आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो पूर्णचंद के बाद उसका पुत्र इंद्रचंद गद्दी पर बैठा। एटकिंसन महोदय के अनुसार उसने जो है अपने यहाँ रेशम उत्पादन व उससे रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। किसने? इंद्रचंद ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रेशम का उत्पादन और रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो ये क्या था? इंद्रचंद ने। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि किस चंद शासक ने जो है रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया? रेशम उत्पादन या फिर रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य किस चंद शासक ने स्टार्ट किया? तो इसका जो आंसर होता है इंद्रचंद ने। इंद्रचंद ने किया था। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट कर लीजिए कि रेशमी वस्त्र बनाने का जो कार्य है वो किसने स्टार्ट किया था? इंद्रचंद ने। इसके लिए देश के मैदानी भागों से पटवा यानी कि रेशम के बुनकरों की श्रेणियों को लाया गया। कहाँ से? देश के अलग अलग भागों से जो है रेशम के बुनकरों को लाया गया, जिन्होंने श्रेणीबद्ध होकर रेशमी वस्त्र बनाए और उनका यत्र तत्र निर्यात किया। इसके लिए नेपाल के मार्ग से चीन से व्यापारिक संबंध साझा किया गया। रेशम के उत्पादन और व्यापार से इसने चंद राज्य की श्री में वृद्धि की थी। श्री मतलब धन में। ठीक है, किसने की थी? इंद्रचंद ने। इंद्रचंद ने क्या किया? रेशम का उद्योग स्टार्टअप किया रेशम वस्त्र उद्योग बनाने का, और उसके बाद उसने जो है उनको निर्यात करना भी स्टार्ट किया। ठीक है, जिससे उसने चंद्रवंश के श्री में या धन में स्टेटस में वृद्धि की थी। इंद्रचंद के बाद कौन बनता है? संसारचंद। ठीक है, तो सबसे पहले कौन बना था? सोमचंद, आत्मचंद, पूर्णचंद। पूर्णचंद के बाद कौन बना था? इंद्रचंद है। पूर्णचंद के बाद इंद्रचंद बना। इंद्रचंद के बाद कौन बना? अब बना आपका संसारचंद। ठीक है, इंद्रचंद के बाद कौन बना? संसारचंद। तो इंद्रचंद के बाद संसारचंद सिंहासन रूढ़ हुआ, जिसके बाद क्रमशः फिर उसके बाद हमें इंद्रचंद के बाद जब हम संसारचंद देख लेते हैं तो संसारचंद के बाद हमें सुधाचंद, हरिचंद, वीणाचंद ये राजा भी देखने के लिए दिखाई मिलते हैं चंद्रवंश के। कौन कौन? संसारचंद के बाद सुधाचंद, हरिचंद और वीणाचंद। ठीक है, इनके समय में कोई विशेष घटना नहीं घटी थी, इसलिए इनका उतना नाम नहीं लिया जाता है सुधाचंद, हरिचंद और वीणाचंद का, क्योंकि कुछ खास इनके उसमें काम नहीं हुआ था। वीणाचंद को एक विलासी राजा बताया गया है, तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, या फिर आया भी हुआ है ये क्वेश्चन कि किस चंद शासक को विलासी राजा बताया गया है? तो इसका आंसर होगा वीणाचंद। ठीक है, देखिए किस चंद शासक को विलासी राजा बताया गया है? वीणाचंद को। किस चंद शासक को विलासी राजा बताया गया है? वीणाचंद को। फिर है कि खस राजा डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार करते थे। जो खस राजा होते थे वो भी क्या करते थे? डोटी राज्य की अधीनता, यानी कि वो लोग भी डोटियों को कर देते थे। डोटी लोग कहाँ रहते थे? नेपाल की तरफ रहते थे ना, तो जो खस राजा थे उनको भी कर देना पड़ता था डोटियों को। ठीक है, उसके अलावा मतलब डोटी राजा को ही ये
वो दिया कर दिया करते थे। यानी कि कर देने का मतलब कि उनकी अधीनता स्वीकार करना, कि हम जो हैं उनके अधीन हुआ, कि ये लोग उनके अधीन होंगे, इस टाइप से। फिर 1191 ईस्वी के बाद यहाँ डोटी नेपाल के चल्ल नामांत वाले राजाओं द्वारा राज्य करने के पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर से हरिचंद वीणाचंद के बाद जो है हमें चल्ल नाम, जिनके नाम के पीछे चल आता था, ठीक है, जैसे अशोक चल, विमल चल, है ना, तो जिनके नाम का जो अंत होता था वो चल से होता था, उन राजाओं द्वारा राज्य करने के हमें पुरातात्विक प्रमाण यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्राचल देव का 1223 का एक लेख हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है, ये वाला, इसको कहते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आप देखिए, मैंने ये सारे पेंसिल से ऑलरेडी टिक लगाए हुए हैं कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर से किस शासक का लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है वहाँ से किस शासक का लेख प्राप्त हुआ है, तो वहाँ से हुआ है आपका क्राचल देव। किसका, क्राचल देव का 1223, बहुत पुराना है। तो चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये मिलता है बालेश्वर मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो बालेश्वर मंदिर उत्तराखंड में चंपावत में स्थित है, जहाँ पर हमें क्राचल देव का 1223 का एक लेख प्राप्त हुआ है। अब हम बात करें कि 10 मांडलिक राजाओं के नाम जिसमें उल्लेख, मतलब जो बालेश्वर मंदिर है चंपावत का, वहाँ पे 10 मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण हैं, जो कि हैं 10 मांडलिक राजाओं के, ठीक है। कहाँ पे, जो बालेश्वर का मंदिर है वहाँ से क्राचल देव का जो है हमें एक लेख प्राप्त होता है जिसमें 10 मांडलिक राजाओं के नाम बताए गए हैं। ये श्री याहर देव मांडलिक, ठीक है, ये जो 10 मांडलिक राजाओं के नाम बताए हैं, तो ये कौन कौन से 10 मांडलिक राजा हुआ करते थे, तो वो राजा यहाँ पे थे चंद्रदेव मांडलिक, श्री हरिराज राउतराज, श्री अनिलादित्य राउतराज, श्री विनय चंद्र मांडलिक, श्री विद्याल चंद मांडलिक, श्री जयसिंह मांडलिक, श्री जिहल देव मांडलिक, श्री बल्लाल देव मांडलिक, श्री मूसदेव मांडलिक। तो ये जो हैं 10 मांडलिक राजा उस समय पे होते थे। उपरोक्त सूची से कम 3 चंद्रवंशी मांडलिकों का उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि खस राजा हमें प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सूची में कम से कम हमें कितने चंद्रवंशी मांडलिकों का उल्लेख मिलता है, 3, ठीक है। कितने चंद्रवंशी मांडलिकों का उल्लेख मिलता है, 3। तो हमें जो है, सॉरी हम पानी पी रही थी मैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कम से कम 3 चंद्रवंशी मांडलिकों का उल्लेख मिलता है, जो कि हमें खस राजाओं की तरह या खस लोगों की तरह प्रतीत होते हैं। ये मांडलिक राजा एक प्रकार के सामंत होते थे जो अपने अधिपति के अधीन शासन करते थे। यानी कि जो ये मांडलिक राजा, जो छोटे छोटे मंडलों में जो राजा हुआ करते थे मांडलिक राजा, ये अपने से सामंत, जो राजाओं के सामंत होते थे, उनके अधीन काम करते थे। ये अधिपति अधिकांशतः नेपाल स्थित डोटी राज्य के होते थे। यानी कि ये अपने अधिपति के अधीन कौन शासन करते थे, जो छोटे छोटे मांडलिक राजा होते थे वो अपने अधिपति के समक्ष काम करते थे, और जो ये अधिपति हुआ करते थे वो डोटी राज्य के लिए काम करते थे। यानी कि ये लोग डोटी राज्य को कर दिया करते थे। तो फिर है पिथौरागढ़ में एक जगह है बास्ते, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में एक जगह है बास्ते। बास्ते जो है, यहाँ पे ताम्रपत्र में मोहन थापा के अलावा अन्य मांडलिकों का भी यहाँ पे हमें उल्लेख देखने के लिए मिलता है। तो पिथौरागढ़ में एक ताम्रपत्र है, बास्ते ताम्रपत्र, जिसमें हमें मोहन थापा के अलावा अन्य मांडलिकों का भी उल्लेख देखने के लिए मिलता है, जिनका अधिपति जो है कौन था, शक्तिबम था, ठीक है। तो इनका अधिपति कौन था, शक्तिबम, जिनका मूल क्या था, नेपाल था, ठीक है। तो ये जो हमें बास्ते के ताम्रपत्र में मोहन थापा का उल्लेख मिलता है, वो लोग जो हैं इनका, ये लोग शक्तिबम इनका अधिपति था। कौन था, शक्तिबम अधिपति था, और ये मूल रूप से नेपाल के थे। उसके पहले ये आसल देव और सुहर देव राजा रह चुके थे। कौन, जो ये मोहन थापा या जो ये मांडलिक जो हमें राजाओं का उल्लेख मिलता है, ये लोग उससे पहले आसल देव और सुहर देव राजा रह चुके थे। अतः वीणाचंद की अंतिम तिथि 1175 से 1223 ईस्वी की, ठीक है।
इसीलिए जो वीणाचंद की हमें अंतिम तिथि देखने के लिए मिलती है वो 1175 से 1223 ईस्वी के मात्र 48 वर्षों के अंतराल में ही चंदों की 3 शाखाएं कराचल देव के अधीन शासन करती थी, ऐसा बताया गया है। ठीक है, कि मात्र 48 वर्षों के अंतराल में चंदों की 3 शाखाएं जो है कराचल देव के अधीन शासन करती थी, जिससे प्रतीत होता है कि जिन खसों ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है, जिन खसों ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया था वे उनसे पराजित हो गए हैं। चंद्रवंश की मुख्य शाखा जो है वो श्री चंद्रदेव के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी। ठीक है, जो चंद्रवंश की जो मुख्य शाखा है वो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ी थी? चंद्रदेव के। ठीक है, किसके नेतृत्व में आगे बढ़ी थी? चंद्रदेव के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी। क्वेश्चन आता है कि चंद्रवंश की मुख्य धारा किसके नेतृत्व में आगे बढ़ी थी? तो श्री चंद्रदेव के नेतृत्व में। शेष 2 शाखाएं जो थी उसके संबंधियों की प्रतीत होती हैं, उसका विरुद्ध देव कत्यूरी राजाओं की परंपरा पर आधारित है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं त्रिशूल। हमने पढ़ा था ना कि त्रिशूल लेक के बारे में। त्रिशूल लेक कहाँ है? तो ये गोपेश्वर यानी कि चमोली में हमें त्रिशूल लेक ज्ञात होता है। कहाँ कहाँ ज्ञात होता है हमें त्रिशूल लेक? तो ये हमें ज्ञात होता है गोपेश्वर में। त्रिशूल गोपेश्वर कहाँ है? चमोली में। ठीक है, तो गोपेश्वर में हमें त्रिशूल लेक प्राप्त होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि 1191 ईस्वी में यहाँ अशोक चल का आधिपत्य था। ठीक है, तो त्रिशूल लेक जो है गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेक है उसमें हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे 1191 के समय पर अशोक चल का आधिपत्य था। शहरपाल और पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेखों में, जो शहरपाल था और पुरुषोत्तम सिंह था, उनके बोधगया शिलालेखों में उसे शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित खस देश का राजाधिराज कहा गया है। ठीक है, यानी कि जो हमें गोपेश्वर में त्रिशूल लेक मिला हुआ है वो कब का है? 1191 ईस्वी का है, जिसमें हमें क्या मिला है कि यहाँ पे अशोक चल का आधिपत्य था, ऐसा इस लेख में कहा गया है। तो शहरपाल और पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया शिलालेखों में उसे शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित खस देश का राजाधिराज जो है कहा गया है। कहाँ का राजाधिराज कहा गया है? खस देश का। ठीक है, तो ये जो खस देश है ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे ये जो खस देश है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दोनों देशों के लिए, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए। वह वैरात कुल का था और नेपाल स्थित छोटी छोटी, मतलब जो ये तो ये जो हमारा कौन था? यह जो खस देव कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो एक खस है ना, ये किसके लिए? खस देश जो है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के लिए, कि ये दोनों ही खस देश कहलाते थे। तो जो वैरात कुल का था और नेपाल स्थित डोटी राज्य के अंतर्गत दुलू का निवासी था। ठीक है, कहाँ का निवासी था ये? दुलू का। नेपाल में जो डोटी राज्य के अंतर्गत दुलू का निवासी हुआ करता था। उसके आक्रमण के समय वीरचंद कुमाऊं का राजा था। उसने पुरुषोत्तम सिंह को यहाँ का सामंत राज नियुक्त कर दिया, जो समस्त मांडलिकों के ऊपर शासन करता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वीरचंद जो है वो कुमाऊं का राजा था। उसने जो है पुरुषोत्तम सिंह को सामंतराज किसने नियुक्त किया था? तो वीरचंद ने। ठीक है, पुरुषोत्तम को सामंतराज किसने नियुक्त किया था? वीरचंद ने। किसने किया था? वीरचंद ने। ठीक है, यहाँ पे है कि वीरचंद के बाद नरचंद, थोहरचंद और त्रिलोकचंद। ठीक है, वीरचंद के बाद क्या? नरचंद, थोहरचंद और त्रिलोकचंद जो है ये राजा हुए। प्रसिद्ध विद्वान गुए महोदय ने नरचंद की तिथि कब बताई है? 1297 से 1321 बताई है। जो प्रसिद्ध विद्वान हमारे हैं वो नरचंद जी। ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान नरचंद जी जो है उन्होंने जो नरचंद की तिथि है, प्रसिद्ध विद्वान गुए जी ने नरचंद चंद्रवंश का जो शासक था नरचंद, उसकी तिथि कब बताई है? 1297 से 1321 ईस्वी निर्धारित की है, किंतु यह तिथि इतिहासकार डॉक्टर श्यामलाल को स्वीकार नहीं है। यानी कि यहाँ पे हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि सब ने अपने अपने मत दिए हैं और हर किसी के जो है वो डिफरेंट है। किसी ने कुछ कहा है इतिहास के बारे में, किसी ने अलग चीज़ कही है। तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं तब हमारी एक सीरीज़ मिलती है राजाओं की।
ठीक है। तो वीरचंद के बाद हमारे यहाँ पे नरचंद, थोहरचंद और त्रिलोकचंद राजा हुए, जिन्होंने प्रसिद्ध विद्वान गुहे महोदय ने नरचंद की तिथि को जो है कब बताया है, 1257 से 1321 ईस्वी बताया है, किंतु यह तिथि इतिहासकार डॉक्टर श्यामलाल को स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, नरचंद। अब जो ये नरचंद था ये संभवतः 1236 ईस्वी के आसपास जो है गद्दी पर बैठा होगा। उसने 1260 से 61 ईस्वी तक शासन किया। किसने? नरचंद ने। 60 से 61 यानी कि मुश्किल से 1 साल। उसके बाद 1261 में वो थोहरचंद गद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, उसके बाद 1261 में वो किसकी गद्दी पर आसीन हुआ? थोहरचंद की गद्दी पर। किसकी गद्दी पर आसीन हुआ? थोहरचंद की। ठीक है, तो इसके बाद है कि 1303 ईस्वी में त्रिलोकचंद की मृत्यु के बाद, अब 1303 में किसकी मृत्यु हो गई? त्रिलोकचंद की। ठीक है, किसकी मृत्यु हुई? त्रिलोकचंद की। तो यहाँ पर से जो ये है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इम्पॉर्टेंट है। इस वाले क्षेत्र को या इस वाले पेजेस को आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस समय तराई भाबर में कटेहरियों का आधिपत्य था, अतः फिरोज शाह ने तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंप दिया। क्योंकि जो तराई भाबर का क्षेत्र था वहाँ पे कटेहरियों का आधिपत्य हो गया था, जिससे फिरोज शाह ने तराई का क्षेत्र ज्ञानचंद को सौंप दिया। इसे सुल्तान ने गरुड़ की उपाधि से भी विभूषित किया है। किसको? ज्ञानचंद को। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गरुड़ की उपाधि से किस चंद शासक को बुलाया जाता है? तो ज्ञानचंद को बुलाया जाता है। ठीक है, गरुड़ की उपाधि से किस चंद शासक को गरुड़ की उपाधि दी गई है? तो ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई है। इंपॉर्टेंट है, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई है। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई है, जिससे हमें प्रतीत होता है कि वह गरुड़ेश्वर विष्णु का उपासक था। ठीक है, तो इस घटना से हमें ये पता चलता है कि जो ज्ञानचंद था वो एक तो जो ज्ञानचंद था उसको गरुड़ की उपाधि दी गई थी, जिससे हमें क्या प्रतीत होता है कि वो गरुड़ेश्वर विष्णु का उपासक था। कौन? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद किसका उपासक था? गरुड़ेश्वर विष्णु का उपासक था, और गरुड़ उसका राजचिन्ह हुआ करता था। ठीक है, तो किस चंद शासक का राजचिन्ह गरुड़ था? तो ये था आपका ज्ञानचंद का। ठीक है, किस चंद शासक का जो है किस चंद शासक का वो गुरु या भगवान कौन था? गरुड़ेश्वर विष्णु। तो किसका था? ज्ञानचंद का। कौन था? गरुड़ेश्वर विष्णु। और ये गरुड़ की जो है उपाधि से विभूषित इसको किया गया था, ज्ञानचंद को। ठीक है, तो ज्ञानचंद के बारे में हमने यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी हैं। यहाँ पे एक तो गरुड़ की उपाधि से नवाजा गया था इसे, और ये जो है गरुड़ेश्वर विष्णु का उपासक हुआ करता था। गरुड़ जो है इसका राजचिन्ह भी था, ज्ञानचंद का राजचिन्ह भी गरुड़ था। शेर, खड़कोट, पिथौरागढ़ खास के ताम्रपत्र में उसके और विजय ब्रह के द्वारा एक संयुक्त भूमि संकल्प किया गया था। इसमें उसे राजाधिराज महाराज भी कहा गया है, जबकि विजय बम का कोई विरोध नहीं मिलता है। ठीक है, तो विजय बम का कोई विरोध नहीं मिलता है। इससे अनुमान लगता है कि विजय बम इस समय मात्र एक सामंत राजा हुआ करता होगा। अब क्योंकि उसका हमें कोई भी विरोध नहीं देखने के लिए मिलता है, यानी कि वो बहुत बड़े उसमें नहीं था, वो क्या था? एक सामंत राजा था, क्योंकि उसके जो मझेड़ा ताम्रपत्र में उसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, किसे कहा गया है? ज्ञानचंद को। क्या कहा गया है ज्ञानचंद को? राजाधिराज महाराज। जबकि विजय बम का कोई विरोध नहीं मिलता है। इससे अनुमान लगता है कि विजय बम इस समय मात्र एक सामंत राजा था, क्योंकि उसके मझोड़ा ताम्रपत्र में उसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया था। ठीक है, एक एक लाइन आपको 2-2 बार बताई जा रही है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, फिक्स हो जाए। ठीक है, तो बहुत गौर से आप इसको सुनिए। अगर आपने ये रीड कर रखी है तो आप सिर्फ जैसे आप कभी खाली बैठे ना, आप इनको सुन लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें वापस दिमाग में रिमाइंड हो जाएगी, और आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इससे ये सिद्ध होता है कि जो सोर का विजेता ज्ञानचंद था, ना कि भारती चंद। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सोर वाला एरिया था, सोर कहाँ? पिथौरागढ़ वाले एरिया को सोर कहते हैं। तो जो सोर का जो विजेता है वो कौन था?
ज्ञानचंद था। सोर का विजेता कौन था? ज्ञानचंद था, ना कि भारती चंद। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको सोर के विजेता के बारे में पता चल रहा है कि कौन था? ज्ञानचंद था। और कौन नहीं था? भारती चंद नहीं था, क्योंकि बहुत से लोगों ने भारती चंद को भी बताया है कि वो सोर का विजेता था। अब 1418 ईस्वी के गोपसा ताम्रपत्र में उसके द्वारा कुजौली, पिथौरागढ़, खस का गांव देवराज तिवारी को संकल्प वृत्ति के रूप में देने का उल्लेख हमें मिलता है। सेरा खड़कोट ताम्रपत्र के अनुसार उसने 1420 ईस्वी तक राज्य किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें ज्ञानचंद की, तो ज्ञानचंद ने कब से कब तक राज किया? तो शेरा खड़कोट ताम्रपत्र के अनुसार हमें यहाँ पता चलता है कि उसने 1420 ईस्वी तक शासन किया। 1420 से 1433 ईस्वी के मध्य हरिहर चंद, दानचंद, आत्मचंद और हरिचंद। ठीक है, तो 1420 से 1433 ईस्वी, 1420 से 1433 के मध्य जो है हरिहर चंद, दानचंद, आत्मचंद और हरिचंद ने क्रमशः राज किया था। इनका समय किसी विशेष घटना के अभाव में शून्य में रहा, क्योंकि इन हरिहरचंद, द्वानचंद और आत्मचंद हरिचंद के समय पे जो है उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं था, तो इसलिए जो है विशेष घटना इनके उसमें नहीं थी, तो उसके अभाव में जो है शून्य में ही ये रहा। उसके बाद 1433 ईस्वी में विक्रमचंद जो है गद्दी पर बैठे। कौन बैठे? विक्रमचंद। कब बैठे? 1433 ईस्वी में। ठीक है, तो विक्रमचंद गद्दी पर कब बैठे? 1433 ईस्वी में। उसके 2 ताम्रपत्र अब तक जो है प्राप्त हो चुके हैं विक्रमचंद के। बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, बालेश्वर मंदिर कहाँ है आपका? चंपावत में है। तो जो बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र में उसकी जो तिथि है, ठीक है, वो 1423 ईस्वी, वो चंपावत ताम्रपत्र में 1434 ईस्वी ठहरती है। यानी कि दोनों अलग अलग ताम्रपत्रों में अलग अलग हमें तिथि जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अलग अलग ताम्रपत्र में हमें अलग अलग तिथि मिल जाती है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये पेज ही खो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें मिल गया है। तो विक्रमचंद के बाद जो है कौन राजा बना? धर्मचंद। अब हमने जो है विक्रमचंद को भी बना दिया। विक्रमचंद के बाद कौन बना? धर्मचंद। विक्रमचंद के बाद कौन सा चंद शासक बना? धर्मचंद। ठीक है, तो धर्मचंद शासक बना। 1437 ईस्वी में भारती चंद गद्दी पर आसीन हुआ। कब? 1437 में भारती चंद जो है ये गद्दी पर आसीन हुआ। इस राजा के अब तक 9 अनेक ताम्रपत्र हमें मिल चुके हैं। किसके? भारती चंद के। भारती चंद गद्दी पर बैठा 1437 ईस्वी में। 1437 में जो है भारती चंद गद्दी में बैठा, और गद्दी में तो जो ये भारती चंद है इसके अब तक बहुत सारे ताम्रपत्र जो हैं मिल चुके हैं। ठीक है, अब है भारती चंद के पवाड़े। तो कुमाऊं के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है कि जो कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धौंधानी के साथ भारती चंद के द्वंद्व युद्ध का भी पवाड़ों और भड़ाकों में गुणगान किया जाता है। यानी कि जो वीरांगना थी यहाँ पे, कौन थी वीरांगना हमारी? तो जो वीरांगना थी भागा धौनियान, उनके साथ भारती चंद के द्वंद्व युद्ध का भी हमें पवाड़ों और भड़ाकों में या भाटों में गुणगान किया गया है। भारती चंद ने 1437 ईस्वी से लेकर 1477 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तो भारती चंद का शासनकाल कब से कब तक रहा? ब्रैकेट में भारती चंद डालिएगा जब, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 1437 ईस्वी से लेकर 1477 ईस्वी तक। फिर है नेक्स्ट, भारती चंद एक लोकप्रिय, साहसी, बहादुर और राजोचित गुणों से युक्त राजा था। मतलब राजा होने वाले जितने भी गुण थे वो भारती चंद में मौजूद थे। उसी ने सर्वप्रथम चंद्रवंश की श्री वृद्धि और डोरट की दासता से छुटकारा पाने के लिए एक विशाल सेना लेकर जो है डोटी राज्य के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया था। किसने? भारती चंद ने। इसके बाद है मल्ल राजा कुमाऊं को पर्वत डोटी कहते थे। जो मल्ल राजा होते थे ना नेपाल में जो रहते थे, उनको क्या कहते थे? मल्ल राजा कहा जाता था। तो जो मल्ल राजा कुमाऊं को क्या कहते थे? जैसे हम लोग वहाँ के लोगों को मल्ल राजा कह रहे हैं, तो वो लोग कुमाऊं के राजा को क्या कहते थे? पर्वत डोटी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? पर्वत डोटी।
मल्लों ने 9वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक जो है डोटी में राज्य किया था। मल्लों ने कब से कब तक डोटी में राज्य किया था? 9वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक डोटी में राज्य किया था। इन्हें रैका राजा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको और क्या कहा जाता है? रैका राजा। डोटी के राजकुमार जिन्हें सीरा मंडल का प्रशासन सौंपा जाता था वो भी जो है राई या रैका कहे जाते थे। यानी कि डोटी के राजकुमार डोटी के राजकुमार को क्या कहा जाता था? सीरा मंडल का प्रशासन। ठीक है, इनके हाथ सौंप दिया जाता था। जो डोटी के राजकुमार होते थे उनके हाथ सीरा मंडल का प्रशासन जो है सौंपा जाता था, जिससे ये भी राई और रैका कहे जाते थे। भारती चंद के समय यक्षमल या जयमल नेपाल डोटी का राजा था। ठीक है, तो भारती चंद के समय यक्षमल या फिर जयमल जो थे ये नेपाल का राजा हुआ करते थे तथा सीरा मंडल में बलि नारायण संस्कार का मल्ल शासक था। सीरा के अतिरिक्त सोर, पिथौरागढ़ में, यानी कि जो सोर वाला एरिया है उसको क्या कहा जाता है? पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में भी इस वंश की एक अन्य शाखा बम अथवा बमशाही के नाम से शासन करती थी। सीरा के मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र शाके 1275 का व शेर से बमों का जो सोर था, पिथौरागढ़ वाला एरिया जो सोर था वहाँ से बमों का 1337 ईस्वी का जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। इसके बाद हम जो है देखते हैं कि भारती चंद जो था वो एक स्वाभिमानी राजा को नेपाल की अधीनता बर्दाश्त नहीं थी। ठीक है, तो जो भारती चंद था वो इतना स्वाभिमानी था क्योंकि उस टाइम के जितने भी चंद्रवंश के राजा हुआ करते थे वो सब किसकी अधीनता स्वीकार करते थे? उसकी डोटियों की। ठीक है, किसकी अधीनता स्वीकार करते थे? डोटियों की। तो मडवा गुड़ौल में भारती चंद का कटकू से ज्ञात होता है। तो मडवा गुड़ौल में भारती चंद का जो कटकू है उससे हमें क्या ज्ञात होता है कि उसने समाज की समस्त जातियों को एक कटक या एक सेना, मतलब जितनी भी जातियां थी उनकी एक सेना बनाई। सेना को कटक कहा जाता है। और सोर की ओर प्रस्थान कर पिथौरागढ़ के मुख्यालय में इसका बड़ा पड़ाव बना दिया। ठीक है, और इस सेना को लेते हुए वो सोर की ओर प्रस्थान कर गए, जहाँ पे उन्होंने इसका एक मुख्यालय बनाया और एक पड़ाव बना दिया। इसका साक्ष्य यहाँ देव सिंह मैदान के पास अब बंद पड़ा कटकू का नौला है। ठीक है, इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? इसका साक्ष्य हमें कटकू के नौला से मिलता है, जो कि देव सिंह मैदान के पास में बंद पड़ा है अभी, कटकू नौला। दूसरा पड़ाव जो है इनका कहाँ था? काली नदी के आसपास बड़ालू से लेकर गौड़ी हाट। ठीक है, कहाँ तक का क्षेत्र था? गौड़ी हाट तक का जो क्षेत्र था वो था। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का था? काली नदी के आसपास बड़ालू से लेकर गौड़ी हाट तक के क्षेत्र में इनको जमा दिया गया था। जिस स्थान पर शिविर लगा था उसका नाम बाली चौड़ था। ठीक है, तो जिस स्थान पर हमारा शिविर लगा हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था बाली चौड़। ठीक है, जो कि काली के किनारे, काली यानी कि काली नदी के किनारे पड़ता था। क्या? बाली चौड़। 12 वर्षों तक नेपाल का घेरा डालने के बाद अंत में मल्ल राजा जो है पराजित हुआ। 12 वर्षों तक उसने नेपाल का घेरा डाले रखा, लेकिन लास्ट में जो है मल्ल राजा पराजित हुआ। फलतः डोटी के आधिपत्य से चंद राज्य को जो है मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो नेपाल का घेरा डालने के बाद अंत में मल्ल राजा जो है वो पराजित हुआ। कौन? मल्ल राजा। और इससे डोटी के जो आधिपत्य से बंद चंद राज्यों को हमें मुक्ति देखने के लिए मिलती है कि इसके बाद डोटी राज्यों से आधिपत्य, यानी कि अब ये लोग डोटी राज्य को जो है कर नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद है कि डोटी की यह विजय 1451 से 1452 ईस्वी में हुई थी, क्योंकि 1452 ईस्वी में बड़ालू और आसपास के क्षेत्र में भारती चंद के अनेक अन्य पुत्र कुंवर पर्वत चंद। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम भारती चंद के जो अन्य पुत्र थे उनके नाम क्या क्या हुए करते थे। तो कुंवर पर्वत चंद जिसका शासन था पंडित पद्मादत्त पंत जी के अनुसार, इस अभियान में भारती चंद ने बड़ालू के निकट बड़तिया कोट को अपना निवास स्थल बनाया था। ठीक है, तो किसने बनाया था?
भारती चंद ने बड़ालू के निकट बड़तिया कोट को अपना निवास स्थल बनाया हुआ था। 1451 ईस्वी के हुड़ैती ताम्रपत्र में भारती चंद द्वारा एक गांव दान देने का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, कि भारती चंद ने क्या करा था, एक गांव को दान में दे दिया था। यद्यपि भारती चंद से पूर्व ज्ञानचंद के समय ही सोर पर चंदों का आधिपत्य होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो आज हम जो है इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कल से। ठीक है, तो अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कल। बाकी आज के लिए इतना बहुत है, आप भी बोर हो जाएंगे, बहुत लंबा का लेक्चर चला जाता है तो। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए। वीडियो भर्ती परीक्षा फिर से निरस्त कर दी गई है, और जहाँ निरस्त एक बार कर दी मुख्यमंत्री ने, तो आप कितना ही हल्ला कर ले, उसको वापस जो है ऐसे नहीं हो सकता कि उसको उसमें नियुक्ति देंगे या कुछ करेंगे। बहुत रेयर केस में अगर ये करते हैं तो बड़ी बात है, अगर कर दिया तो भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे फिर से पेपर होगा, ये निश्चित ही है। तो आप सभी लोग जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए बहुत अच्छे से। आपने मेहनत की थी पहले भी, और अवश्य ही आप इस बार भी जो है अपने बलबूते पे निकाल के ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो आपने बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत है, तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है, जो कि आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। ठीक, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।